नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। क्या अब इजराइल शिया एंगल के बाद सुन्नी एंगल पर हमला करने की सोच रहा है? क्या ईरान से मुंह की खाने के बाद अब उसका निशाना सुन्नी मुल्कों के ऊपर हमला करने का है? खास तौर पर इजिप्ट और टर्की उसके निशाने पर हैं, यानी कि तुर्की है जिसको आजकल कहते हैं। क्या वो दोनों उसके निशाने पर हैं? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वहां से एक बयान आया है। बयान का जिक्र करूंगा, बयान के बारे में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो लोग हमारा चैनल रेगुलर देखते हैं और जो नहीं देखते हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बटन दबा लें ताकि रेगुलर देख पाएं। ये पूरी सीरीज जैसी चीज है। तो मैं कह रहा था कि जो लोग हमारा चैनल देखते हैं उनको ये बात बहुत कायदे से पता है। मैंने उनको बताया है कि मोदी के लौटने के बाद नेतन्याहू का एक बयान आया था और उस बयान में उसने कहा था कि हमें शिया एंगल और सुन्नी एंगल दोनों से खतरा है। शिया एंगल से उसका मानी था ईरान और उसका जो रेजिस्टेंस का पूरा ग्रुप है, उसमें हूथी हैं, उसमें हिजबुल्ला हैं, उसमें बाकी सब हैं। उनका जो ग्रुप था उससे उनका मतलब था कि शिया एंगल से खतरा है। और यह बात तब हुई थी जब अभी ईरान से जंग शुरू नहीं हुई थी। और दूसरी जो उसने बात कही थी कि दूसरा खतरा जो बड़ा है वो हमको सुन्नी एंगल से है। अब ये सुन्नी एंगल क्या है? ये उसका रखा हुआ नाम है। ना ईरान अपने ग्रुप को शिया एंगल कहता है, ना बाकी ग्रुप अपने आप को सुन्नी एंगल कहता है। अगर ईरान केवल शिया ग्रुप होता तो वो हमास को कैसे सपोर्ट करता? हमास में तो सुन्नी लोग हैं। हमास में आपके फलस्तीन में शिया तो नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन खैर ये जो जबान है, ये जो लैंग्वेज है, ये इजराइल की है। शिया एंगल और सुन्नी एंगल। तो सुन्नी एंगल वो किसको कह रहा है? आपको पता है पाकिस्तान के साथ समझौता हो चुका है सऊदी अरबिया का, और वो समझौता ऐसा है, सिक्योरिटी समझौता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। अपने जो सिक्योरिटी के हिफाजत का जो अपना डॉक्ट्रिन है, उन्होंने ऐसा बनाया है कि अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करे तो सऊदी अरबिया पाकिस्तान की मदद करेगा, और अगर सऊदी अरबिया पे कोई हमला हो तो पाकिस्तान ये समझ के सऊदी अरबिया को हेल्प करेगा कि वो हमला पाकिस्तान के ऊपर ही हुआ हो। ये सिक्योरिटी पैक्ट है और इस सिक्योरिटी पैक्ट को बढ़ाने की बात हो रही है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और इसमें दो और कंट्रीज शामिल हो सकती हैं और जिसकी पूरी उम्मीद है कि शायद बहुत जल्दी ही हो जाए। टर्की और इजिप्ट, यानी टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया मिलकर एक नाटो टाइप का समझौता करने वाले हैं, जिसकी लगातार बातचीत चल रही है, जिसमें एक दूसरे की हर लेवल पर मदद की जाएगी। और अगर किसी एक के खिलाफ कोई हमला होता है तो चारों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि इसका जो निशाना है वो बेसिकली इजराइल है, क्योंकि इजराइल से सबको खतरा है। इजराइल सऊदी पर भी हमला कर सकता है, तुर्की पर भी कर सकता है, और मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं, उस पर भी कर सकता है। यह तो रहा बैकग्राउंड जिसमें इस बात को समझना जरूरी है। बिना इस बैकग्राउंड को जाने आपके समझ में नहीं आएगा कि अचानक से एक ज़ायनिस्ट, एक नेतन्याहू के बहुत करीबी और उसके समर्थक ने यह बयान क्यों दिया है। दरअसल यरूशलेम में जेएनएस चल रहा था। जेएनएस का मतलब हो गया ज्यूज न्यूज सिंडिकेट, यानी वो यहूदी जो खबरों की दुनिया में एक्टिव हैं, उनके सिंडिकेट की बात चल रही थी। और ये इंटरनेशनल समिट थी। इसमें हेरुत सेंटर जो है उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है और इजराइल का नेशनलिस्ट माना जाता है, नेतन्याहू का करीबी माना जाता है और बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है, एमियात कोहन। एमियात कोहन ने यह चेतावनी दी कि मिस्र और टर्की, इजराइल और वेस्ट के लिए कोई खतरा नहीं है। वेस्ट ये इसलिए जोड़ देते हैं ताकि अमेरिका और यूरोप से इनको मदद और भीख मिलती रहे। वो अगर नहीं मिलेगी तो इजराइल के अकेले के बस का कुछ भी नहीं है। तो उनका कहना यह है कि तुर्की और मिस्र जो हैं वो पश्चिम और इजराइल के लिए, वेस्ट और इजराइल के लिए लंबे समय तक खतरा पैदा करेंगे। उसने भविष्यवाणी भी की और उसने कहा कि 15 साल बाद इजराइल का मिस्र के साथ युद्ध होगा। इजराइल और मिस्र जंग में जाएंगे 15 साल बाद। अब यह सवाल उसके सामने होगा और इस सवाल को मैं पूछ लेता हूं कि 15 साल बाद इजराइल रहेगा, और अगर रहेगा तो भी क्या इस हालत में रहेगा कि वो इजिप्ट से लड़ाई लड़ सके? 15 साल मुझे लगता है मैं और जिंदा रहूंगा आराम से, और तब देखूंगा कि क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल की बात है। वो ये कहता है, कोहेन ये कहता है कि ईरान जो है
और लेबनान, ये जो शिया एंगल है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, वो कमजोर हो गया है। अभी अपने आप में मजाक और हंसी की बात है, आप अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए इसका तबसरा ज्यादा मैं नहीं करूंगा। लेकिन वो कहता है कि ईरान और लेबनान तो अब कमजोर हो गए हैं, इनसे जंग नहीं होगी, लेकिन तुर्की और मिस्र हमारे लिए खतरा बने हुए हैं और इनसे जंग हो सकती है। और इसके पहले आप जानते हैं कि वहां के एक्स प्राइम मिनिस्टर से लेकर कई लोग कह चुके हैं कि तुर्की के ऊपर हमला करना चाहिए, तुर्की खतरनाक हो रहा है। अब इसका मानी समझिए, इसका मानी बहुत मजेदार है। ईरान कमजोर वगैरह नहीं हुआ है, ये आप भी जानते हैं। ईरान अगर कमजोर हुआ होता तो अमेरिका उसके सामने घुटनों पर बैठकर डील नहीं करता, उसकी शर्तों पर डील नहीं करता। हुआ यह है कि लेबनान में इजराइल को हमले फाइनली बंद करने पड़े हैं। जी, अभी का यूएन का बयान यह है कि 2 मार्च से लेकर अभी तक, आज 23 जून है, ये पहला दिन था, 22-23 जून का दिन पहला दिन था जिस दिन किसी भी तरह का कोई हमला ना तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर किया है, ना ही इजराइल ने लेबनान या हिजबुल्लाह के ऊपर किया है। यानी 2 मार्च को ये लड़ाई शुरू हुई और 22 जून तक लगातार ये लड़ाई चलती रही है। कभी ज्यादा, कभी कम, कभी इजराइल ने अटैक किया है, कभी हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, कभी इजराइल के आर्मी के लोग मारे गए हैं, कभी लेबनान में घर गिराए गए हैं, गांवों पे हमला हुआ, ये सारा नाटक हुआ है। लेकिन आज ये हमला रुका हुआ है। एक दिन कम से कम ऐसा आया है जब यह हमला रुका हुआ है। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो समिट चल रही थी, समिट कह लीजिए, या ईरान और अमेरिका की जो मीटिंग चल रही थी जिसमें कतर और पाकिस्तान मीडिएटर की तरह थे, ये जो स्विट्जरलैंड में चल रही थी, इस समिट से ईरान के लोग बाहर उठकर इसलिए आए क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर हमला करना जारी रखा था। वो किस्सा भी आपको सुन लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कालिबाफ का बयान आया है और उन्होंने ये बात कही कि जब हमारी बातचीत चल रही थी उसी बीच में ट्रंप का बयान आया, धमकी देने वाला बयान आया, और उस बयान में कहा गया कि अगर ईरान अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को रोकता नहीं है, फॉक्स न्यूज पर टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था, तो हम ईरान पर दोबारा हमला करेंगे। जो लोग ईरान से यहां बातचीत करने आए हैं वो लौट कर ईरान नहीं जा सकेंगे, ईरान एक मुल्क के रूप में खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह, जो फालतू की बकवास वो करता रहता है, वो सारी बकवास उसने की। ये सुनने के बाद कालिबाफ साहब का ये कहना है, कल उनका एक इंटरव्यू था उसमें कह रहे थे, उनका ये कहना है कि ये सुनने के बाद हमने जेडी वांस से कहा कि जो समझौता हुआ है उसका पहला ही जो सफ़ा है, उस सफ़े में बहुत साफ साफ लिखा है कि एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनाना बयान नहीं देंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई दुश्मनाना हरकत नहीं करेंगे, और इसके बावजूद ट्रंप अगर दुश्मनाना बयान दे रहा है तो हम किसी भी हालत में इस मीटिंग में नहीं आएंगे। और उनका कहना है कि उसी के बाद वो मीटिंग से उठ के सारे लोग बाहर चले आए। वो जो आपको वीडियो वगैरह दिखा था जिसमें अरागची पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कहते हैं कि हम इस मीटिंग में नहीं रहेंगे, हम वापस जा रहे हैं, वो उसके पीछे यही था जो कल भी मैंने आपको बताया था। तो वो उठ के बाहर चले आए। बाहर आने के बाद कतर और पाकिस्तान ने उनसे कहा कि बातचीत जारी रहनी चाहिए, तो उन्होंने कहा हम डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे, आपके थ्रू बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और कतर के थ्रू बातचीत होती है और उसके बाद वो सहमतियां बनती हैं, जिसके बाद पाकिस्तान और कतर ने जो अमेरिका और ईरान के बीच में सहमति बनी थी उसको एक ड्राफ्ट के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। तो लेबनान का इशू ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट बन गया था, या बन गया है अब, कि लेबनान पर जब तक हमला नहीं रुकेगा ईरान आगे बातचीत नहीं करेगा। इसीलिए ट्रंप बड़े बड़े बयान देने के बाद कल उनसे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों ने कहा कि बीबी ने यानी नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बीबी से निपट लूंगा, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। यानी ये नहीं कहा कि लेबनान पर हमला होगा, मतलब यही था कि लेबनान पे हमले को रोकना पड़ेगा क्योंकि हमने समझौता कर दिया। तो ईरान के प्रेशर में लेबनान पर हमला रोकना पड़ा नेतन्याहू को, और जब उसने हमला रोक दिया तो हिजबुल्लाह को भी कह दिया गया ईरान की तरफ से। कल नईम कासिम का बयान आया था कि ईरान हमारे लिए इंडिस्पेंसेबल है। इसका मानी यह होता है कि ईरान अगर कहेगा तभी हम हमला रोकेंगे। तो ईरान की तरफ से लेबनान को भी यानी हिजबुल्लाह को भी कह दिया गया कि आप भी अब हमला बंद कर दीजिए, दोनों तरफ से हमला बंद हो जाए। और फिलहाल लेबनान में जो नेतन्याहू की ख्वाहिशें थीं वो लिटनी रिवर में दफन हो गई हैं। यानी आगे बढ़ने की, वहां और लड़ाई करने की, वहां की जमीन कब्जा करने की जितनी ख्वाहिशें थीं वो सारी ख्वाहिशें फिलहाल कंट्रोल हो गई हैं। और उम्मीद ये है,
बताया ये गया है कि कुछ आर्मी वापस लाई गई है और कुछ और आर्मी जल्दी ही वापस आ जाएगी, और हो सकता है कि ये 60 दिन का जो पीरियड बना है, इस 60 दिन के पीरियड में इजराइल को अपनी पूरी आर्मी लेबनान से हटानी पड़े। इसका मानी क्या है? इसका मानी बहुत साफ है कि ईरान के फ्रंट पर लड़ने की अब इजराइल की औकात नहीं रह गई है। इस समझौते के बाद इजराइल और ईरान के बीच में, या लेबनान और इजराइल के बीच में, लेबनान मत कहिए, लेबनान की गवर्नमेंट तो नहीं लड़ रही है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में लड़ाई तभी हो सकती है जब ये बातचीत टूटे, जिसकी उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही। तो अब इजराइल के अंदर जो जंगखोरी थी, जो लोगों को लगातार कहा गया था टोटल विक्ट्री होगी, टोटल विक्ट्री का मतलब यह था कि ईरान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेबनान के आधे लेबनान पर हमारा कब्जा हो जाएगा, हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, हूथी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये टोटल विक्ट्री थी। ये टोटल विक्ट्री का जो ख्वाब है वो तो खत्म हो चुका है। तो अब लोगों को नया नशा देना पड़ेगा, नए दुश्मन बनाने पड़ेंगे। दिक्कत क्या है? नेतन्याहू जैसे लोगों की दिक्कत क्या है कि उनके लिए एक दुश्मन बहुत जरूरी है। खुद तो कुछ करना नहीं है, लेकिन एक दुश्मन बहुत जरूरी है जिसके खिलाफ जनता को भड़काया जाए और जनता को अपने पीछे लाया जा सके। हिंदुस्तान में जो दुश्मन है वो पाकिस्तान बन जाता है। पाकिस्तान का नाम ले लेकर हिंदुस्तानी अवाम को बरगलाया जाता है। पाकिस्तान में दुश्मन हिंदुस्तान बन जाता है, हिंदुस्तान का नाम ले लेकर बरगलाया जाता है। लेकिन वहां पर तो रोज एक नया दुश्मन चाहिए। और अब जब ईरान और लेबनान जैसे दुश्मन के सामने उनकी कुछ चल नहीं रही है, तो नए दुश्मन खड़े किए जा रहे हैं, तुर्की और मिस्र। कहा यह जा रहा है कि ये हमारे लिए खतरा बन गए हैं। भाई, तुम्हारे लिए अगर सब कोई खतरा है तो असलियत यह है कि तुम सारी दुनिया के लिए खतरा हो। इजराइल सारी दुनिया के अमन के लिए, सारी दुनिया के सिस्टम के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। ये अब सारी दुनिया जानती है, लेकिन अपनी आवाम को उसको बताना है कि हमारे लिए खतरा तुर्की और इजिप्ट है। और इसीलिए ये माहौल बनाया जा रहा है, इसीलिए ये बातें की जा रही हैं। अब जरा आगे देखते हैं कि क्या तुर्की और इजिप्ट से टकराने की हैसियत और हिम्मत है इजराइल में। फर्स्ट अरब वार और सेकेंड अरब वार को छोड़ दीजिए, वो हिस्ट्री का टाइम हो गया, उसमें बहुत सारी गलतियां दोनों तरफ से हुई थी, वो सब छोड़ दीजिए। अभी अगर आप नक्शा देखिए तो एक तरफ इजिप्ट है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ टर्की है, मान लीजिए कि, और एक सीमा जो है वो अरबिया से मिलती ही है, सऊदी अरबिया से मिलती ही है। अब मान लीजिए कि ये जो सर्कल बनना है, ये जो नाटो टाइप मुस्लिम नाटो बनाने की बात हो रही है, इस मुस्लिम नाटो में ये तीनों मुल्क पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाते हैं और इजराइल इनसे जंग छेड़ता है, तो क्या होगा? ये बड़ा मजेदार है इसको समझना। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि उस पूरे इलाके में जितने मॉडर्न हथियार तुर्की के पास हैं उतने किसी के पास नहीं है। जितने ड्रोन, हथियार, मिसाइलें तुर्की के पास हैं उतने किसी के पास नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर ईरान को हम छोड़ भी दें, ईरान को आप शामिल भी कर लेंगे, तो तुर्की के पास शायद ईरान से ज्यादा हथियार होंगे, क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर है और नाटो का मेंबर होने के नाते अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब से उसको बहुत कायदे के हथियार मिले हैं। शानदार डिफेंस सिस्टम है, यानी एक मॉडर्न कंट्री है जिसके पास हर तरह की सिक्योरिटी अवेलेबल है। नाटो कंट्री है तो उसके ऊपर हमला सारे नाटो के ऊपर हमला माना जाएगा और अमेरिका चाह के भी इजराइल की मदद नहीं कर पाएगा। तो नंबर 1, इस तरह की जंग करने के लिए सबसे पहले या तो नाटो को तोड़ना होगा, या तुर्की को नाटो से बाहर निकालना होगा, या अमेरिका को नाटो से बाहर निकालना होगा। ईरान जंग के दौरान हमने देखा था कि कई बार ट्रंप ने ऐसे बयान दिए थे, हालांकि अब ऐसे बयान बंद हो गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि नाटो टूटेगा, और यह तो कतई मुमकिन नहीं है कि तुर्की को नाटो से निकाला जाए। तो तुर्की से लड़ने का मतलब सीधा यह है कि अमेरिका को आपको इन्वॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि तुर्की और इजिप्ट से इजराइल के साथ साथ वेस्ट को भी खतरा है, क्योंकि वेस्ट जो है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये जो वेस्ट है, ये सब तो नाटो के मेंबर हैं। तो नाटो के हिसाब से अगर तुर्की के ऊपर इजराइल हमला करता है तो वहां पर नाटो की जो आर्मी आएगी तुर्की के साथ मिलकर इजराइल का मुकाबला करने के लिए, जो लीगल पोजीशन है वो मैं बता रहा हूं, उसमें इंग्लैंड भी होगा, उसमें फ्रांस भी होगा, उसमें जर्मनी भी होगा, उसमें अमेरिका भी होगा, उसमें कनाडा भी होगा। इसलिए इन सारे मुल्कों को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि तुर्की तो आपके लिए दिक्कत पैदा करने वाला है, तुर्की तो आपके लिए मुश्किल पैदा करने वाला है, तुर्की तो आपका दुश्मन मुल्क है।
ताकि ये तुर्की को नाटो से बाहर कर दें और इजराइल जब इनके ऊपर हमला करे तुर्की के ऊपर, तो तुर्की की मदद के लिए ये सारे नहीं आए। नंबर 1 ये इसके पीछे था, जो कहा गया पश्चिम और इजराइल दोनों के लिए खतरा है, और ऐसा होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए 15 साल की टाइमलाइन बनाई गई है। हाल फिलहाल हमला करना आसान काम नहीं है। रह गया मिस्र। देखिए, इजिप्ट के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सिसी ने अमेरिका के साथ बहुत बना के रखा हुआ है, और इजिप्ट भी कोई गजा नहीं है। इजिप्ट भी कोई छोटा सा मुल्क नहीं है, लेबनान जैसा मुल्क नहीं है जिसकी आर्मी की तनख्वाह अमेरिका से आती है। इस मामले में इजिप्ट हिस्टोरिकल तो है ही। मैं इस्लाम और बाकी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, हिस्टोरिकल तो है ही। दुनिया के सबसे पुराने मुल्कों में एक है, वो सब तो है ही। लेकिन उसकी आर्मी, उसकी इकोनॉमी और उसकी बाकी सारी चीजें भी इजराइल से कमतर नहीं है, इजराइल से बेहतर हैं। उसके पास बाकायदा आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो उससे लड़ने का मानी भी यही होगा कि बहुत मुश्किल पैदा होगी। और इसमें अगर आप जोड़ लीजिए कि इस्लामिक नाटो बन जाता है, यानी 3 तरफ से आपको लड़ना पड़ेगा। इधर से सऊदी हमला करेगा, उधर से इजिप्ट हमला करेगा, उधर से आपका तुर्की हमला करेगा, और पाकिस्तान अगर सीधा हमला नहीं भी करेगा तो अपनी सारी मदद, सारी इमदाद अवेलेबल कराएगा। और वो एक न्यूक्लियर नेशन है, इसलिए न्यूक्लियर हमला करने के बारे में भी आप नहीं सोच सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान की भी जहाजें वहाजें उस इलाके में पहुंच जाएंगी, और फिर जो लड़ाई होगी बहुत मुश्किल होगी। ईरान की कोई मदद मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ईरान या तो उस जंग से बाहर रहेगा, क्योंकि मैं तसव्वुर कर रहा हूं कि इस तरह की जंग अगर होती है, ईरान या तो उस तरह की जंग से बाहर रहेगा, और या फिर इन्हीं मुल्कों को, मान लीजिए इनके बीच में आगे अच्छा रिश्ता बन जाता है और अभी भी ठीक ठाक रिश्ता है, समझौते हुए हैं, तो इन मुल्कों की मदद भी कर सकता है। तो कौन सा मुल्क होगा जो इजराइल की मदद करेगा ऐसी जंग में? जिस समय नेतन्याहू ने बात की थी, उस समय 3 मुल्कों का नाम लिया था कि 3 मुल्कों के साथ हम एक ऐसा एक्सिस बना रहे हैं जो शिया और सुन्नी दोनों एक्सिस के खिलाफ लड़ाई करेगा। एक नाम लिया था ग्रीस का, जिसका कोई मतलब नहीं होगा इस लड़ाई में। हद से हद इतना ही होगा कि ग्रीस अपने बेस दे देगा, और उन बेसेस के साथ, उन बेसेस से इजराइल हमला कर पाएगा तुर्की के ऊपर। हद से हद इतना होगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ग्रीस के ऊपर तुर्की हमला करेगा, और ग्रीस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए, ग्रीस हो गया। दूसरा नाम लिया था यूएई का। अब यूएई क्या इस जंग में शामिल होगा? यूएई अगर इस जंग में शामिल होता है तो आप समझिए सऊदी अरबिया को भी उसको झेलना पड़ेगा, और बाकी सबको भी झेलना पड़ेगा, और ये उसके लिए मुश्किल खड़ा होगा। इसलिए यूएई भी पैसा रुपया दे सकता है, इससे ज्यादा इस जंग में शामिल नहीं हो गया। तीसरे जिस मुल्क का नाम लिया था, शर्म आती है, लेकिन वो नाम लिया था हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान भी लड़ने नहीं जाएगा वहां पर। हिंदुस्तान के रिश्ते सऊदी अरबिया के साथ कतई खराब नहीं है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इजिप्ट के साथ अगर हमारे रिश्ते बुरे नहीं हैं तो अच्छे भी नहीं हैं। जैसे 2 मुल्कों के रिश्ते होते हैं वैसे रिश्ते हैं। और तुर्की के साथ पाकिस्तान की जंग में रिश्ते खराब जरूर हुए थे, लेकिन फिर से उनको बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये सोचना, और 15 साल बाद यहां पर मोदी होंगे, और या फिर एक ऐसी सरकार होगी जो पहले की तरह अरब मुल्कों के साथ खड़ी होगी, इजराइल के साथ खड़ी नहीं होगी, ये कोई नहीं जानता। तो हिंदुस्तान से इजराइल को अगर कुछ मिल पाएगा, मान लीजिए मोदी जैसी सरकार 15 साल बाद भी रहती है, तो वो हद से हद थोड़े बहुत हथियार, पैसे मिल जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेंगे। हिंदुस्तान जाकर वहां पर इजराइल के लिए लड़ने नहीं जाएगा, ना अपनी आर्मी भेजेगा, ना नेवी भेजेगा, ना एयरफोर्स भेजेगा। और अगर इसमें अमेरिका नहीं शामिल होता, जैसे मैंने बताया नाटो की वजह से, तो हालत ये होगी कि इन 3 बड़े मुल्कों और एक चौथे न्यूक्लियर मुल्क पाकिस्तान से इजराइल को अकेले लड़ना पड़ेगा। और हमें मालूम है कि ईरान से लड़ने में 12 दिन में इनका क्या हाल हुआ था। तो जब 3-4 तरफ से लगातार मिसाइलें और ड्रोन बरसेंगे, तो जो जरा सा इजराइल है उसका क्या हाल होगा, ये आप भी समझ सकते हैं। इसलिए बेसिकली ये खाम ख्याली है। वैसे तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आज के टाइम में यह खाम ख्याली है, और यूरोप और अमेरिका को भड़काने की कोशिश है कि तुम तुर्की से रिश्ता अपना खराब कर। लेकिन फिर भी ख्वाब देखने से कौन रोक सकता है? नेतन्याहू अगर अपनी बर्बादी के ख्वाब ही देखना चाहता है तो आराम से देख सकता है। इतना क्लियर हो गया है कि ईरान और लेबनान में अब वो अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बाकी जो जैसे होगा देखा जाएगा। डिटेल और सारी जो अपडेट्स हैं वो मैं देता रहता हूं मिडिल ईस्ट की, आगे भी देता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।